हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट और फाइन होंगे। तो बच्चों, कैसी चल रही है आपके एग्जामिनेशन की तैयारी। बच्चों, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और आज के इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि सामाजिक विज्ञान से रहने वाला है। क्योंकि आपका एग्जामिनेशन अब आपके सर के ऊपर है और आप एसएसटी को लेकर के बहुत ज्यादा डरे हुए हो सकते हो, लेकिन आप बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट और सटीक स्ट्रेटजी के साथ यदि आप तैयारी करते हैं तो इसके बाद आपको किसी तरह का डर नहीं रहेगा और आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो सामाजिक विज्ञान के आज कैसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं क्लास 10th के एमसीक्यूज। आपके सामने आज एमसीक्यूज के भी सेशन रहने वाले हैं और साथ ही साथ मैं आपको कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, जिस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ हम लोग ये भी सीखेंगे कि उसको लिखने की स्ट्रेटजी क्या होती है, हम किस तरह से अपनी भाषा को भी यूज करते हुए और किस तरह से हम आंसर को एक अच्छा रूप दे सकते हैं और हम एग्जाम में बढ़िया काम कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। और जल्दी से जल्दी सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आप बना पा रहे होंगे उसको आंसर के रूप में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि मैं आपके कमेंट को देख सकूं और देख सकूं कि आप कितना सही जवाब जानते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को बहुत ही अच्छे तरीके से। और सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो जितने भी एमसीक्यूज होंगे उसका सारा आंसर आपके कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए। तो आप बच्चों, आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है और आप तैयार हो जाइए अपने फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। पढ़ना है। क्वेश्चन है कि 1815 की वियना संधि का उद्देश्य क्या था। सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है, तो तैयार हो जाए। सबसे पहला क्वेश्चन का जवाब दीजिए कौन सा सही है। 1815 का वियना संधि का उद्देश्य क्या था। अब देखो, जब हम बात करते हैं 1815, तो ये कहीं ना कहीं नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित है। 1815 का वियना की संधि, देखो आपको पता है कि वियना की संधि जो है ये 1815 में नेपोलियन की हार के बाद हुई थी। नेपोलियन फ्रांस की राजगद्दी पर 1804 में बैठता है ना। नेपोलियन बोनापार्ट खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर देता है। 1815 में वाटरलू का युद्ध, आपको याद रखना है, बेल्जियम में है एक जगह वाटरलू, वहां पर जो है इसकी हार हो गई थी। और इस हार के बाद जो है 1815 में वियना की संधि होती है, जिसका उद्देश्य क्या है ये पूछा है। क्या इसका उद्देश्य नेपोलियन को सत्ता में दोबारा वापस लाना है? बिल्कुल नहीं, अभी तो हारा है वो, उसके ऊपर हम संधि लगा रहे हैं, तो हम इस वजह से नहीं कि उसको दोबारा लाए। यूरोप में पुरानी राजशाही बहाल करना, या लोकतंत्र की स्थापना करना, या सामंतवाद को समाप्त करना। बच्चों, मैं आपको बता दूं, जब 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट का हार हो गया था, इसके बाद वहां पर रूढ़िवादी जो सत्ता थी, रूढ़िवादी सोच के जो लोग थे, वो ज्यादा अपना प्रभुत्व बना लिए थे। मतलब समझ लो सबसे ज्यादा स्ट्रांग जो है वो रूढ़िवादी लोग बन गए थे। तो इस तरीके से आपको क्या लगता है, वो लोकतंत्र को स्थापित करना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। क्या वो सामंतवाद को समाप्त करना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। तो सिर्फ एक बात है कि यूरोप में पुरानी राजशाही को बहाल करना, ये सामंतवाद को दोबारा लाना चाहते थे और यूरोप में पुरानी राजशाही व्यवस्था को बहाल करना चाहते थे। तो यहां पर सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से आप सही सटीक जानकारी जानते हैं, आपकी तैयारी बढ़िया है, तो आप इस तरीके से चल सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, इसको जल्दी से पढ़ें और जवाब देने की कोशिश करें। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया है? देखिए आपके सामने ऑप्शन है भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है। भारतीय राष्ट्रीय सेना, इसके बारे में यदि आप जानते हो तो भारतीय राष्ट्रीय सेना जो है इसका गठन जो है ये कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा करवाया गया था। याद रखना है आपको, कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा इसका गठन किया गया था। लेकिन बाद में जो है सो इसका लीडरशिप जो है वो आपका सुभाष चंद्र बोस के हाथ में आ जाता है। मतलब सुभाष चंद्र बोस, देखिए इसका गठन हुआ था 1942 में। याद रखो, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में कैप्टन मोहन सिंह जो है उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया था, जिसे बाद में एक साल बाद 1943 में जो है उसका कार्यभार किसको मिल जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। तो याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय सेना। एक और आपको याद रखना है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया है? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने ही किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखना है और बताना है, साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखो साइमन कमीशन भारत में आया और साइमन कमीशन के भारत आते ही इसे साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ स्वागत किया गया। क्यों? क्योंकि बच्चों आपको पता है कि साइमन कमीशन है ना, जो सर जॉन साइमन जिसके नेतृत्व में यह कमीशन भारत आया था, इसमें एक भी हिंदुस्तानी सदस्य नहीं था, जिस वजह से इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ। अब आपके सामने क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, वो भारत क्यों आया था? भारतीय संविधान सुधार की जांच करना,
भारत को स्वतंत्रता देना बिल्कुल नहीं है। ब्रिटिश हुकूमत को मजबूत करना बिल्कुल नहीं। भारत में नई सेना की भर्ती करना नहीं। बच्चों एक काम के लिए वो आया था कि भारतीय संविधान जो है उसकी सुधार की जांच करना। मतलब लगातार यहाँ पर लोग जो हैं वो जब स्वाधीनता की बात कर रहे थे, स्वतंत्रता मांग रहे थे, तो यहाँ पर भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार होने की बात हो गई। तो यहाँ पर जो भारतीय संविधान बन रहा था इसकी जांच करने के लिए कौन आया था? साइमन कमीशन। और सबसे खराब बात यह है कि इस साइमन कमीशन की जो समिति थी इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, जबकि संविधान कहाँ का बन रहा है? तो भारत का बन रहा है। तो जहां का संविधान बन रहा है वहां के ही मेंबर नहीं हो तो हम कैसे समझ सकते हैं कि ये जो जांच कमेटी यहां आ रही है वो एकदम फेयर तरीके से करेगी और हमारी हितों को ध्यान में रख करके ही करेगी? इसका कोई गारंटी नहीं था। इसलिए साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ इसका स्वागत किया गया। इसके बाद आप जानते हैं कि इसी साइमन कमीशन में इसका विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। यह भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बताइए जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा होता है? देखो आज हम लोग इस क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करेंगे कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, पूरा डिटेल में आज हम लोग पढ़ेंगे आज का इस सेशन में, तो बने रहें। और क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा होता है? देखिए ऑस्ट्रो पर्शियन युद्ध, फ्रैंको प्रूसियन युद्ध या प्रथम विश्व युद्ध या नेपोलियन युद्ध। आपको बताना है कि किस युद्ध के बाद आपको लगता है कि यहाँ पर ये कंप्लीट होता है, मतलब जर्मनी का एकीकरण पूरा होता है। तो आपको याद रखना है ये ऑस्ट्रो पर्शियन युद्ध होगा। ऑस्ट्रो पर्शियन युद्ध के बाद जो है तो यहाँ पर जर्मनी का एकीकरण जो है ये पूरा हो जाता है बच्चों, है ना। तो ये आपको याद रखना है। सॉरी ऑस्ट्रो पर्शियन युद्ध नहीं, फ्रैंको पर्शियन युद्ध, जहां पर हम देखते हैं कि फ्रेंच के साथ में, फ्रांस के साथ में और आपका पर्शिया, इन दोनों के साथ में युद्ध होता है। जहां पर जो है सो फ्रांस के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो है उसे ये जो पर्शिया है जो कि जर्मनी का ही एक हिस्सा था, वो जो है पर्शिया, ये इसको अपने कैप्चर में कर लेता है। तो याद रखना इसका जो एकीकरण है बच्चों ये फ्रैंको प्रूसियन वॉर के साथ में जो है वो कंप्लीट होता है। तो ये आपका सही आंसर हो जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? बताना है नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या खिलाफत आंदोलन? तो आपको पता होना चाहिए, सारा आपको याद होना चाहिए। असहयोग आंदोलन जो बच्चों 1920 में स्टार्ट होता है, ठीक है, और खिलाफत आंदोलन के साथ में स्टार्ट होता है। खिलाफत आंदोलन का जो शुरुआत है वो 1919 में आप महसूस करने लगते हैं। और ये खिलाफत आंदोलन क्यों होता है? तो आपको याद होना चाहिए तुर्की का खलीफा जो है, तुर्की का खलीफा, उसके ऊपर बहुत सारा जबरन संधि थोप दिया गया था, जिसकी वजह से तुर्की का खलीफा जो कि पूरे विश्व भर के मुसलमान जो हैं उसका खलीफा, मतलब समझ लीजिए उसका आध्यात्मिक गुरु था, जिसके ऊपर जब उसका बहुत इंसल्ट किया गया, उसे राजगद्दी से हटा दिया गया और उसके ऊपर कई सारे जबरदस्ती संधि थोप दिए गए। तो इसकी वजह से पूरे विश्व भर के जो मुस्लिम हैं वो आक्रोशित हो गए और उन्होंने जो है सो खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। हालांकि इसे मर्ज कर करके और इसी में महात्मा गांधी ने बना दिया और इसे एक बड़ा रूप दे दिया। इसका नाम था असहयोग आंदोलन। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको पता है 1930 में होता है ना। और ये जो है आपका भारत छोड़ो आंदोलन, ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आपको देखने को मिलता है। तो ये जो नमक सत्याग्रह, आपको पता है कि नमक सत्याग्रह जब दांडी मार्च होता है तो दांडी मार्च के बाद ही ये आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन देखने को मिलता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि नमक सत्याग्रह के साथ जुड़ा हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन से शुरू हुआ था? अब देखो अभी जो क्वेश्चन मैंने बताया, खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में शुरू हुआ था, किनके समर्थन में? तो ये तुर्की का जो खलीफा था, जो कि पूरे विश्व के मुसलमानों का जो आध्यात्मिक गुरु है, उसके समर्थन में ये स्टार्ट किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान, क्वेश्चन है ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान भारत में रेलवे का विकास मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया था? आपको बताना है कि अंग्रेजों ने भारत में या अपने उपनिवेशों में जो है वो रेलवे का विस्तार क्यों किया। ऑप्शन है आपके सामने, भारतीयों के आवागमन के लिए, या अंग्रेजों की प्रशासनिक सुविधा के लिए, या भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, या ब्रिटिश व्यापारिक गतिविधियों के लिए। बच्चों आपको बता दूं कि शुरुआत में 1800 के आसपास में जो है सो इंग्लैंड में जो है सो रेल विस्तार हुआ था, रेल पटरी वगैरह बिछा था। और भारत आते आते लगभग 1850 से 60 के दशक में यहाँ पर रेलवे
मतलब समझिए रेल की पटरी बिछाई गई और रेल सेवा शुरू की गई। लेकिन इसका प्रमुख उद्देश्य जो था वो ब्रिटिश जो है वो अपना व्यापार को बहुत आराम से कर सके, इसलिए वो सबसे पहले रेल लाया था। इसमें ये सभी कोई भी उद्देश्य नहीं था। यहाँ पर वो अपने व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वो जो है वो रेल सेवा की शुरुआत किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाए। अगला क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान कौन सा उद्योग सबसे अधिक प्रभावित हुआ? बताना है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान कौन सा उद्योग सबसे अधिक प्रभावित हुआ? क्या वो कृषि, हस्तशिल्प या इस्पात या रासायनिक उद्योग? तो सबसे ज्यादा जो यहाँ पे ये आपको याद रखना है, सबसे अधिक जो प्रभावित हुआ ये कृषि था या हस्तशिल्प था या इस्पात था या रासायनिक उद्योग है। तो बच्चों ये याद रखना आपको कृषि, क्योंकि कृषि को बहुत सारे टैक्सेस भी लिए, बहुत सारे टैक्स लेने के साथ मनचाहा तरीके से जो व्यापारिक फसलें थी उसको जबरदस्ती लगाने का काम शुरू हुआ अंग्रेजों के द्वारा। तो सबसे ज्यादा जो है वो उद्योग हालांकि नहीं है ये, लेकिन कृषि जो है वो कृषि सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रभावित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, केनाल कॉलोनी में कहाँ के लोगों को लाकर बसाया गया था? तो केनाल कॉलोनी आपको पता है पंजाब वाले इलाके में बनाया गया था। पंजाब वाले इलाके में जो भी बंजर जमीन था उस बंजर जमीन को सबसे पहले एकदम समतल करवाया, उसे उपजाऊ करने लायक बनाया और वहां पर एक कॉलोनी बना करके पंजाब के लोगों को लाके बसाया और उन्हें एक खेती करने के लिए, बगानी करने के लिए दे दिया गया और जिसका सारा फायदा जो है वो अंग्रेजों को मिलता था। तो ये कैनाल कॉलोनी जो है वो कहां से संबंधित है? तो याद रखना है पंजाब से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? बच्चों एक और क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है, इसे ध्यान रखें कि काली मृदा को रेगुड़ मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुड़ मृदा, काली मृदा को ही कहा जाता है। तो रेगुड़ मृदा जो है ये कहां पर पाई जाती है? देखिए यदि आपको पता है इंडियन बेल्ट में, है ना, मतलब भारत की धरती पर ये जो हमारी काली मृदा है, ये काली मृदा कहाँ पाई जाती है? तो काली मृदा का जो क्षेत्र है बच्चों ये है आपका ये वाला क्षेत्र, पूरा डेक्कन का प्लेट्यू और डेक्कन प्लेट्यू के साथ साथ थोड़ा सा मालवा का पठार, ये सब जो इलाका है ये आपका काली मिट्टी का पूरा इलाका है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है कि जम्मू कश्मीर होगा, गुजरात होगा, राजस्थान होगा या झारखंड होगा। तो झारखंड वाले क्षेत्र में तो आप सोच नहीं सकते, कश्मीर में आप जा नहीं सकते, राजस्थान और गुजरात है जहां पर राजस्थान में भी बहुत कम ही गया हुआ है। मतलब राजस्थान वाला पार्ट जो है उसमें थोड़ा समझ लीजिए इस इधर वाला जो इलाका है पूर्वी राजस्थान, वहां पर कुछ है, लेकिन गुजरात वाले भाग में ज्यादातर है। तो यहां पर इसका आंसर आप समझ पा रहे होंगे, इसका आंसर जो है ये गुजरात हो जाने वाला है, जहां पर काली मिट्टी सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है इन 4 ऑप्शंस के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताना है सांप्रदायिकता का प्रतिकूल सोच क्या कहलाता है? क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना है। अब देखो थोड़ा सा मैं इस पर डिटेलिंग करना चाहूंगा कि सांप्रदायिकता का क्या मतलब होता है। सांप्रदायिकता का मतलब होता है जब हमारी विचारधारा किसी खास धर्म के साथ जुड़ जाए, किसी खास धर्म को सपोर्ट करने लगे, तो इसे हम सांप्रदायिकता कहते हैं। लेकिन जब हम इसका प्रतिकूल सोच बात करें, प्रतिकूल का मतलब होता है उसका विपरीत सोचिए, जब इसका विलोम हम सोचते हैं तो ये धर्म के ऊपर होता है, धर्म किसी खास धर्म को सपोर्ट करता है और धर्म निरपेक्षता जो होता है वो किसी भी धर्म को विशेष अधिकार नहीं देता, सभी को साथ में ले जाकर की बात करता है, ये किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करता है। तो इस तरह से सांप्रदायिकता का जो प्रतिकूल सोच है बच्चों ये क्या हो जाएगा? तो ये धर्म निरपेक्षता हो जाएगा। धर्म निरपेक्षता का मतलब होता है कि किसी भी धर्म के साथ हम पक्षपाती नहीं करेंगे। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि सांप्रदायिकता का जो प्रतिकूल सोच है ये आपका क्या बन गया? तो धर्म निरपेक्षता बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए और बताइए क्या जवाब होगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन एवं वन्य जीव संरक्षण आवश्यक क्यों है? बताना है। सबसे पहले वन को बचाना क्यों जरूरी है और वन्य जीव जितने भी जीव जंतु रहते हैं उस जंगल में उसे बचाना क्यों आवश्यक है। आपके सामने ऑप्शन है पारिस्थितिक विविधता बनी रहे। पारिस्थितिक का मतलब क्या होता है? इकोसिस्टम बैलेंस्ड रहे, है ना। मतलब जितने भी यहाँ पे मान लीजिए कि कोई एक प्रजाति विलुप्त हो जाती है तो उसके वजह से बाकी सारा इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है। जैसे अभी के समय में यदि हम बात करें तो बाघ जो है वो संकटग्रस्त क्षेत्र में है, मतलब वो संकट में है, वो धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पे है। तो बच्चों यदि बाघ नहीं हुआ तो बाघ जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे जानवरों को मार के खाता है। इससे क्या होगा कि छोटे छोटे जानवरों की आबादी बहुत ज्यादा हो जाएगी और इकोसिस्टम जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। इसीलिए इस तरह से हमारा पारिस्थितिक तंत्र डिजाइंड है कि बहुत ही अच्छे से ये बैलेंस होते हुए पूरा इकोसिस्टम चलता है।
तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि वन और वन्य जीव का संरक्षण क्यों जरूरी है? ताकि इकोसिस्टम बैलेंस रहे, इसकी विविधता, हर तरह का जानवर बने रहे हमारे इकोसिस्टम में। अच्छा, जीवन साध्य संसाधन, जीवन साध्य संसाधन कौन है? तो जल, वायु और मृदा ये बनी रहती है। यदि हम बैलेंस में रखें तो ना तो इसका प्रदूषण होगा, ना इसका प्रदूषण होगा, ना तो इसका प्रदूषण होगा, और सब कुछ बहुत ही अच्छे से बना रहेगा। बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं के जीन विविधता भी बनी रहेगी। यहाँ पे होगा बनी रहे, है ना। बनी रहे का मतलब क्या हुआ? ये है कि यहाँ पर यदि हम इको सिस्टम को अच्छे से बैलेंस करके रखेंगे तो इससे बेहतर जनन की प्रक्रिया हो पाएगी वनस्पतियों में भी और पशुओं में भी, और इससे क्या होगा? उसका अस्तित्व मिटेगा नहीं, और वो जो है सो अपनी पीढ़ी को, पीढ़ी दर पीढ़ी वो भी बढ़ता रहेगा और उसका भी विकास होता रहेगा, और वो इस इकोसिस्टम का एक हिस्सा बना हुआ रहेगा, ये विलुप्त नहीं होगा। इस वजह से वन को भी बचाना बहुत जरूरी है, और उस वन में रहने वाले वन्य जीव को भी बचाना बहुत जरूरी है। तो ये उसके बचाने के कुछ रीजन हो गए कि क्यों हमें बचाना है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इनमें से सभी सारे रीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन पे ध्यान देना है। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसने निभाई है? क्वेश्चन आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट है कि जर्मनी का एकीकरण में सबसे मुख्य भूमिका किसने निभाया है? नेपोलियन बोनापार्ट, ओटो वन बिस्मार्क, या फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, या काइजर विलियम प्रथम? तो आपके सामने सही आंसर क्या होगा? तो ओटो वन बिस्मार्क। देखिए कैसे। ओटो वन बिस्मार्क जो है, तो आपको पता है जर्मनी का जो राजा था उसका मंत्री प्रमुख कौन था? तो ये था ओटो वन बिस्मार्क, है ना। तो इसके नेतृत्व में जो है वो जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया है। आज हम लोग पढ़ेंगे इसको पूरा डिटेल में, आप बने रहे अगले क्वेश्चन में, और सब्जेक्टिव में हम लोग इसको देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में पहली छपाई मशीन कब आई? बताना है। अब सबसे पहले जब हम छपाई की बात कर रहे हैं तो इसमें पूरा टेक्निक समझ लीजिए। छपाई जो है या मुद्रण की यदि हम बात करते हैं तो मुद्रण शुरू कहां से होता है बच्चों? तो ये चीन से स्टार्ट होता है। चीन के बाद सबसे पहले यूरोप कौन ले जाता है? बताओ, छपाई की तकनीक को यूरोप कौन ले जाता है? तो सबसे पहले याद रखना, इटली का एक व्यक्ति था जिसका नाम था मार्को पोलो। क्या नाम था? मार्को पोलो, जो कि इटली का रहने वाला था। उसी के द्वारा सबसे पहले चीन से ये टेक्नोलॉजी यूरोप गई। अब यूरोप में जाने के बाद जर्मनी में जो है सो गुटेनबर्ग नाम का एक व्यक्ति रहता था, है ना। याद रखना है, इसके द्वारा जो है सो सबसे पहले क्या किया गया? इसको थोड़ा सा और मॉडर्न बनाया गया, उसे मशीनी तकनीक दिया गया। उसके बाद यहां पर आपको पता होना चाहिए कि भारत कैसे आया। तो भारत आने के पीछे रीजन है यहाँ के पुर्तगाली लोग, है ना। जो पुर्तगाली लोग थे वो भारत आए गोवा में। कहाँ आए? गोवा में। और गोवा में आकर के, और सबसे पहले भारत में जो टेक्निक है ये लाने का पूरा श्रेय जाता है पुर्तगालियों को। लेकिन पुर्तगाली कब आए भारत? तो याद रखना आपको 1556 ईस्वी। 1556 ईस्वी में भारत में छपाई की तकनीक आया, और किसके द्वारा? तो याद रखना है पुर्तगाली मिशनरियों के द्वारा ये लेकर के आया जाता है। चलिए बात समझ में आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, पढ़िए। किसने 1450 में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था? बच्चों अभी अभी मैंने आपको बताया है कि प्रिंटिंग प्रेस जिसे मॉडर्न रूप दिया, है ना, मतलब मशीनी रूप दिया, ये जर्मनी का एक व्यक्ति था जिसका नाम था जॉन्स गुटेनबर्ग। क्या नाम था? जॉन्स गुटेनबर्ग। उसी के द्वारा सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया गया था। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? बच्चों अभी अभी मैंने समझाया है जब रेल के बारे में हम लोग जिक्र कर रहे थे। 1800 के आसपास में इंग्लैंड में हुआ रेलवे का विस्तार, और भारत में 1850 से 60 मतलब लगभग 1853 ईस्वी में जो है ये आपका रेलवे की शुरुआत कहां हो जाती है? तो भारत में होती है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखना है। भारत में किस प्रकार की कॉफी विश्व विख्यात है? भारत की कौन सी कॉफी है जो कि पूरे विश्व भर में जो है वो बहुत ज्यादा आपका फेमस है? तो बताना है रोबस्ट, एक्सेल्सा, अरेबिका या लिवेरिका। बताना है आपके कौन से सही होंगे? लिवेरिका, है ना। तो आपका सबसे सही ऑप्शन जो है वो आपका हो जाएगा अरेबिका। क्या हो जाएगा? अरेबिका जो है इस तरह की जो कॉफी है बच्चों, इसका जो है सो पूरे विश्व भर में समझ लीजिए फेमस है, जो कि भारत से मिलता है हमें, है ना। अगला क्वेश्चन 1804 की नागरिक संहिता में क्या सुधार किए गए थे? 1804 की नागरिक संहिता को ही नेपोलियन की संहिता भी कहा जाता है। याद रखना 1804 फ्रांस की राजगद्दी पे कौन आसीन हो जाता है? तो नेपोलियन बोनापार्ट। और इसने जो संहिता बनाया, जो रूल्स रेगुलेशंस बनाया, उसी को कहा जाता है नेपोलियन की संहिता या तो 1804 की नागरिक संहिता। तो इसमें क्या सुधार हुआ बच्चों? तो सबसे पहले बताना है जन्म आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए, बिल्कुल समाप्त कर दिए गए। प्रशासनिक विभाजन सरल कर दिया गया, बहुत आसान कर दिया गया, और सब लेवल पे भी कई सारे ऑफिसर्स नियुक्त किए गए।
इसके साथ साथ कानून के समक्ष सबकी समानता कर दी गई, बिल्कुल सही। इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बताना है सीमांत गांधी, सॉरी यहां पर गांधी होगा, ये गलत वर्ड लिखा हुआ है, याद रखना है सीमांत गांधी। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो बताना है क्या ये महात्मा गांधी खुद है, नहीं। जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल नहीं। क्या ये अब्दुल गफ्फार खान है, बिल्कुल सही। ये कौन है, तो अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखना है निकोबारी कबूतर किस जाति के श्रेणी में आ जाता है। संकटग्रस्त, क्या ये संकटग्रस्त है, क्या ये आरक्षित है, स्थानिक है या राष्ट्रीय है। तो बताना है बच्चों, देखो ऐसा कोई भी जीव या जंतु या वनस्पति कुछ भी, यदि वो किसी खास क्षेत्र के ऊपर बात हो रहा है, किसी खास क्षेत्र के बारे में बात हो रहा है, तो वो एक विशेष स्थान पे है, इसीलिए हम उसे स्थानिक कहेंगे। स्थानिक श्रेणी में आ जाएगा। तो ये जो ये निकोबारी कबूतर है वो अंडमान निकोबार के ही क्षेत्र में निकोबार एरिया में पाया जाता है। तो ये किसी खास विशेष स्थान की तरफ इशारा कर रहा है, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, स्थानिक कबूतर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्थानिक श्रेणी में आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, सीढ़ीदार खेत किस प्रांत में की जाती है, बताइए। सीढ़ीदार खेती जो है ये कहाँ किया जाता है। बच्चों आपको पता होगा कि खेती करने के लिए एक तरह का खेती होता है जिसे हम लोग कहते हैं सीढ़ीदार खेती, और सीढ़ीनुमा खेती बनाने का वहीं पे जरूरत पड़ता है जो कि पहाड़ी इलाका होता है। आपने पढ़ा होगा कि जो पहाड़ी इलाका होता है वहां पर जब इस तरीके का पहाड़ होता है ढेर सारा, है ना, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, इसे सीढ़ीनुमा इस तरह से बना करके और खेती किया जाता है, और यहाँ पर मेड़ बना दिया जाता है और थोड़ा सा पानी को यहाँ अटका करके और यहाँ खेती किया जा सकता है। तो ये जो सीढ़ीनुमा खेत है बच्चों, ये कहाँ किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है जो पहाड़ वाला एरिया होगा, मतलब ऊपर हिमालय वाले पार्ट में जो आपको स्टेट दिख जाएगा, वही राजस्थान वहां नहीं हो सकता, केरल तो बिल्कुल नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, तो बचता कौन है, उत्तराखंड मतलब या उत्तरांचल। ये वाला वो एरिया है जहां पर सीढ़ीनुमा खेत हमें देखने को मिल जाता है। उम्मीद है क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाओ, फटाफट जल्दी जल्दी बताना है। कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देते रहना है बच्चों, ताकि मुझे पता चल सके कि आप कितना सही जवाब दे पा रहे हैं। क्वेश्चन पढ़े और जल्दी से जवाब दे। किस प्रकार के चट्टान के स्तर में खनिज का निक्षेपण और संचयन ज्यादा होता है, बताना है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार के चट्टान के स्तर में, है ना, खनिज का निक्षेपण और संचयन सबसे ज्यादा होता है, तो आग्नेय, कायांतरित, तलछट्टी या सभी। तो आपके सामने कौन सा सही आंसर होगा, तो यहाँ पर सभी बिल्कुल नहीं मारना, क्योंकि तलछट्टी सही आंसर होने वाला है। तलछट्टी टाइप का जो चट्टान होता है बच्चों, इसमें खनिज संसाधन सबसे ज्यादा पाया जाता है ना, खनिजों का भंडारण उसमें सबसे ज्यादा होता है, निक्षेपण सबसे ज्यादा होता है, संचयन उसमें सबसे ज्यादा होता है। तो याद रखना है कौन सा, तलछट्टी चट्टान। चलो क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ जल्दी से। हम लोग के सामने टोटल 30 क्वेश्चन है, तो अब हम लोग 23 पे पहुंच चुके हैं। अब 30 क्वेश्चन में पहुंचने में सिर्फ 7 क्वेश्चन है, तो आपको जल्दी जल्दी पूरे एनर्जी के साथ जवाब देते रहना है। क्वेश्चन है तृतीयक क्षेत्रक में कौन सा आता है, बताइए। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो आप 3 तरह का क्षेत्रक पढ़ते हैं, एक होता है आपका प्राथमिक, एक होता है द्वितीयक, एक होता है तृतीयक, है ना। तो द्वितीयक तृतीयक क्या आता है बताना है फटाफट, कि ये तृतीयक जो क्षेत्रक है ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो तृतीयक ऐसे। प्राथमिक क्षेत्रक में आप जानते हो कृषि से संबंधित, है ना, जो डायरेक्ट कृषि से संबंधित चीजें होती है, या आप समझ सकते हैं कि ये डायरेक्ट नेचर से संबंधित होता है, नेचुरल चीजों से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, उसे हम प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत देखते हैं। जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आ सकता है, सबसे पहले तो कृषि आ सकता है, साथ साथ डेयरी का काम हो सकता है, मतलब दूध उत्पादन हो सकता है ना, या तो मछली पालन हो सकता है, या तो बकरी पालन हो सकता है, या किसी भी तरह से, इस तरह से जो डायरेक्टली नेचुरल चीजों से कनेक्टेड होता है, इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, प्राथमिक क्षेत्रक। द्वितीय क्षेत्रक में निर्माण आ जाता है, प्राथमिक क्षेत्रक के चीजों का यूज करके, और आप यदि कुछ बना रहे हैं, जितनी फैक्ट्रियां हैं बच्चों जो कोई प्रोडक्ट बना रही है, वो याद रखना ये द्वितीय क्षेत्रक का काम में आता है, मतलब द्वितीय क्षेत्रक में आता है। जैसे कि मान लीजिए आपने लकड़ी लिया और लकड़ी से कोई फर्नीचर, टेबल, कुर्सी कुछ भी बना दिया, तो आपने लिया एक नेचुरल चीज को और उससे कुछ निर्माण कर दिया। जब आपने कुछ नया बना दिया, कुछ निर्माण हुआ, तो ये द्वितीय क्षेत्रक में आ जाता है। क्लियर है। और लास्ट है आपका तृतीय क्षेत्रक। तो तृतीय क्षेत्र में क्या होता है, तो तृतीय क्षेत्र में जनरली आता है सेवाएं। क्या आता है, सेवाएं। जैसे कि आप कोई भी चीज हो, जैसे डॉक्टर अपनी सेवा बेचता है, लॉयर अपना सेवा बेचता है, हम टीचर्स हम भी अपना सेवा बेचते हैं, है ना, मतलब हम अपना सेवा देते हैं लोगों को। और इस तरीके से जो है कोई भी दो ही चीजों में पैसा हो सकता है, या आर्थिक क्रियाएं चलती हैं, या तो आप कोई प्रोडक्ट बेचेंगे,
कोई वस्तु बेचेंगे या तो अपनी सेवा बेचेंगे। यही दो चीजों पे हमारी पूरी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। तो इस तरह से तृतीय क्षेत्र में क्या आएगा, तो सेवा आ जाता है ना। अब क्वेश्चन है कि यहाँ पर कौन सा है जिसमें हम सेवा की बात करते हैं। तो जो परिवहन है, गाड़ी लेकर के चलता है ना, और गाड़ी लेकर के चलता है और क्या वो हमेशा के लिए अपने पैसेंजर्स को गाड़ी दे देता है क्या? नहीं नहीं, ऐसे कैसे होगा। वो सिर्फ उसको बिठाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है और उसे उतारता है। तो कहीं ना कहीं अपनी सेवा दे रहा है, कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा। उसी तरह से संचार, कम्युनिकेशन, जो आप अभी देख रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, वो किसी ना किसी ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के जरिए ही देख रहे होंगे। चाहे वो जियो हो सकता है, एयरटेल हो सकता है, हर तरह के जो चीजें हैं ये सब अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं आपको। ये इंटरनेट एक तरह की सेवा है, तो ये भी एक तरह का सेवा हो गया। बैंकिंग में क्या होता है, बैंकिंग भी अपना एक सेवा देता है जहां पर आपके पैसे, आपके वित्तीय चीजें जो होती है वो बहुत ही सेफ और सिक्योर रहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आपका सभी हो जाएगा, इसमें से सभी। जहां पर हम देखते हैं कि तृतीय क्षेत्र जो होता है वो इन सभी में आता है ना। इन सभी जो है वो तृतीय क्षेत्र के ही एग्जाम्पल बन जाते हैं। तो इसका आंसर सभी हो जाने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को जाता है। जब आप मुद्रा पढ़ते हैं बच्चों, तब ये स्टेटमेंट आपको देखने को मिलता है, जहां पर आप देखते हो कि किसका कथन है कि आधुनिक युग की प्रगति का जो श्रेय है ये मुद्रा को जाता है। यदि मुद्रा ना होता तो हम आधुनिक युग की प्रगति में हिस्सा नहीं ले पाते। मतलब जब मुद्रा नहीं था तो सोचो क्या होता था उस समय। तो आपने पढ़ रखा होगा कि उस समय होता था वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या होता था बच्चों, वस्तु विनिमय प्रणाली। अब ये वस्तु विनिमय प्रणाली क्या था सर, देखिए ये वैसा सिस्टम होता था जिस समय एक चीज को दे करके और हम दूसरी चीजों को ले लेते थे। मतलब सामान के बदले सामान, है ना, एक सामान देना है, एक वस्तु ले लेना है। अब इसमें क्या होता था, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता था कि वहां पे ऐसा संयोग नहीं बन पाता था कि मान लो हमको गेहूं चाहिए और उसको चावल चाहिए, तो जिस समय उसको चावल चाहिए उस समय मेरे पास गेहूं अवेलेबल है या नहीं है, ताकि हम उसको दे करके उससे चावल ले ले और उसको गेहूं दे दे। और जिस समय हमको मान लो चावल की आवश्यकता है उस समय सामने वाले के पास चावल है या नहीं है, इस बात की संभावना नहीं होती थी। संयोग बहुत मुश्किल से बनता था, इसीलिए हमें मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। तो पहले वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था और अब इसके वजह से ये किसने कहा है कि मुद्रा जो है वो आधुनिक प्रगति, आधुनिक युग का प्रगति का निशानी है। तो बच्चों याद रखना है, इसे कहने वाले व्यक्ति का नाम था मार्शल। क्या नाम था, मार्शल। मार्शल ने ही ये बात कहा था। स्टेटमेंट याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला अब आता है आपके सामने 25 नंबर क्वेश्चन, औसत आय का अन्य नाम क्या है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो प्रति व्यक्ति आय, आपने कई बार पढ़ा होगा कि प्रति व्यक्ति आय को ही औसत आय कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन। अच्छा इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाला जाता है। तो यदि हम कुल राष्ट्रीय आय को, है ना, कुल राष्ट्रीय आय को जो है यदि ये कुल जनसंख्या से डिवाइड कर दे, कुल जनसंख्या से डिवाइड कर दे तो जो निकलता है इसी को हम कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। और कहीं ना कहीं इसी तरह से हम औसत भी निकालते हैं, इसीलिए इसे औसत आय भी कहा जाता है। समझ में आ गया। जब आप एवरेज पढ़ते हो तो उतने ही लोगों से इसको डिवाइड कर देते हैं जितने नंबर्स होते हैं। तो इस तरीके से ये औसत जैसा है, तो इसे हम औसत आय भी कहते हैं और इसे हम प्रति व्यक्ति आय भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति के कारण किन फसलों का उत्पादन सबसे अधिक बढ़ा। तो आपको याद रखना है गेहूं, धान, गन्ना या ज्वार, कौन सा। तो इसमें सबसे ज्यादा जो जोर दिया गया था बच्चों, ये हालांकि ये दोनों हो सकता है, गेहूं और धान दोनों पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था। लेकिन अभी यदि हम बात करें इन दोनों में से यदि सेलेक्ट करना है तो आप धान की तरफ जाएंगे, है ना। धान या गेहूं दोनों हो सकता है, लेकिन जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो आप गेहूं की तरफ जा सकते हैं, है ना। गेहूं का प्रोडक्शन पे सबसे ज्यादा मतलब ध्यान दिया गया था, क्योंकि इससे हमारे जो देश है इसकी भुखमरी खत्म हो सकती थी। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। हालांकि इसमें कभी भी हमको जहां तक आप देख लीजिएगा एक बार कि इसमें दोनों ऑप्शन साथ में देते हैं, मतलब गेहूं और धान, गेहूं और चावल ऐसे करके, और इस तरह से दोनों ऑप्शन इसके सही बन रहे हैं, है ना। अब इन दोनों में से भी कौन है वो एक बार थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, इस पर अपना कंफर्मेशन बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत में गरीबी रेखा मतलब पॉवर्टी लाइन जो है इसको निर्धारित करने वाला मुख्य आधार क्या है, बताना है। कैसे हम ये कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर है या गरीबी रेखा से नीचे है। उसके लिए हम पढ़े हैं कि एक होता है APL, एक होता है BPL और बीच में होता है PL। PL का मतलब पॉवर्टी लाइन और APL का मतलब होता है पॉवर्टी लाइन से ऊपर, APL अबव पॉवर्टी लाइन, और नीचे होता है बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब गरीबी रेखा से नीचे। तो आखिर ये PL को हम कैसे निर्धारित करते हैं? क्या ये प्रति व्यक्ति आय के ऊपर निर्भर करता है? बिल्कुल करता है ना।
क्या ये जीवन स्तर पर, ये भी इस पे भी करता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सा है, तो ये न्यूनतम आवश्यकताओं पर खर्च, मतलब कोई व्यक्ति अपने न्यूनतम आवश्यकताओं को भी खरीद पा रहा है या नहीं, अपने न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा कर पा रहा है या नहीं, उसके लिए वो खर्च कर पा रहा है नहीं, ये डिपेंड करता है, ये एक्चुअली में बताता है कि इसका पॉवर्टी लाइन में वो कहां पर रहता है, अपने आप को कहां पर स्टैंड करता है। तो इस वजह से ये आपका सही आंसर हो जाएगा कि न्यूनतम आवश्यकताओं पे वो खर्च कितना कर पा रहा है, इससे तय होता है क्या, पॉवर्टी लाइन। चलो क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 28, फटाफट जवाब देना है। भारत की मुख्य फसल कौन सी है जिसे खरीफ फसल कहा जाता है। देखो खरीफ फसल, अब देखो तीन तरह की फसल आप पढ़ते हो, सबसे पहले पढ़ते हो रबी फसल, फिर आप पढ़ते हो खरीफ फसल, और एक और पढ़ते हो आप जायद फसल। ये तीनों में यदि ध्यान दें तो रबी फसल ठंड में होती है, हाँ ठंड में, हाँ याद ना हो तो रबी दो शब्द का है, मतलब दो अक्षर का है, ठंड ये भी लगभग दो अक्षर का है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। खरीफ जो होता है ये वर्षा के लिए होता है ना, वर्षा मतलब बारिश के मौसम में इसे लगाया जाता है, और जायद जो होता है ये गर्मी के मौसम में लगाया जाता है ना। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि रबी फसल ठंड के मौसम में होता है। अब आपके सामने पूछा है कि खरीफ फसल कौन होता है, तो बताओ खरीफ मतलब जो वर्षा ऋतु में होती है, तो वर्षा ऋतु में क्या होती है, धान होती है। तो इस तरह से आपके सामने आंसर हो जाएगा, धान सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चलो ऑप्शन, अगला क्वेश्चन, लास्ट सेकंड क्वेश्चन हम लोग पहुंच चुके हैं। जब केंद्र और राज्य सरकार को शक्तियां लेकर के और उसे स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे क्या कहते हैं। इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पॉलिटी का, आपको बताना है जल्दी से कि जब केंद्र और राज्य सरकार अपने शक्तियों को स्थानीय सरकार को थोड़ा सा हस्तांतरित कर देती है, दे देती है, तो इसे क्या कहते हैं। क्या ये सत्ता का हस्तांतरण कहलाएगा, क्या ये सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाएगा, सत्ता का नवीकरण कहलाएगा, या सत्ता का दुरुपयोग कहलाएगा। तो ये दोनों तो देख के ही समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों नहीं हो सकते। सत्ता का हस्तांतरण नहीं कहेंगे बच्चों, इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहेंगे, क्योंकि केंद्रीकरण का मतलब होता है कि सारे पावर्स को एक व्यक्ति के पास सेंट्रलाइज्ड कर देना, केंद्रित कर देना, और जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने पावर को बांटता है, ऐसे हस्तांतरित करता है अपने से लोअर कैटेगरी में, तो इसे हम सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है सब समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन पे, हम लोग बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं बच्चों, और ये है आपके सामने क्वेश्चन कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां सामान्यतः अपनी उत्पादन इकाई कहां लगाना पसंद करती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां मतलब एमएनसीज है ना, मल्टीनेशनल कंपनी। अब ये जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है वो कई देशों में काम करती है, तो ये अपना फैक्ट्री सबसे पहले कहां लगाना पसंद करेंगे। जनरली ये कहां पे लगाती है, तो जहां पर बाजार नजदीक हो, बिल्कुल सही बात है ना, ताकि आने जाने में परिवहन पे कम खर्च हो, कम काम नहीं कम, है ना, कम लागत पर श्रमिक उपलब्ध हो जाए, बिल्कुल सही बात है ना, सस्ता मजदूर मिल जाए, ये तो वो चाहते ही है ताकि मुनाफा अधिक हो सके। उत्पादन के अन्य कारक उपलब्ध हो। अब उत्पादन के लिए अन्य कारक कौन से हो सकते हैं, कच्चा माल, पानी की व्यवस्था, है ना, ये तमाम चीजें जो है जहां पर आराम से उपलब्ध हो जाए, ये सभी जगहों पर वो क्या करना चाहेंगे, अपना उत्पादन इकाई मतलब अपनी फैक्ट्री लगाना चाहेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी कारक डिपेंड करते हैं कि वो अपना उत्पादन इकाई को कहां लगाएंगे, अपने फैक्ट्री को कहां लगाएंगे। चलिए तो बच्चों कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कैसा लगा आप लोगों को ये क्लास, है ना। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, साथ ही साथ हम लोग जो है वो डिटेलिंग के साथ में कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी पढ़ते गए हैं, है ना। तो उम्मीद आपको ये 30 क्वेश्चन बनाने में बहुत मजा आया होगा। आप साइड से कुछ फैक्ट को भी आप याद कर लिए होंगे। इसके साथ साथ यदि इसी चैनल पे आप कुछ वीडियोस नीचे कहीं जाओगे तो वहां पर प्लेलिस्ट में आपको पड़ा हुआ दिख जाएगा कि मैंने क्लास 10th एमसीक्यूज का एक लंबा सेशन किया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने लगभग 50, 60 या 70 क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर किया है, जहां पर सारे टॉप मतलब समझ लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने उसमें भी डाल रखा है। ये सारे भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन और भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं, जो फ्रंट में रहते हैं हमेशा, जो एग्जाम का एकदम फेवरेट होता है, उसे मैंने उसमें भी कवर किया है। तो आप सबसे पहले उसे भी जाकर देखें और फिर यहाँ पर का ये 30 क्वेश्चन को भी आप कवर कर ले। इसके बाद बच्चों हम लोग कोशिश करेंगे, आज हम लोग कोशिश करेंगे, अभी भागना नहीं है, हम लोग के सामने अब क्या आ रहा है, तो कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कि आप कैसे लिखेंगे उसे एग्जाम में, और इसका आप अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करेंगे, और जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो तो आप उसे अपनी भाषा में कैसे लिखेंगे, है ना। सबसे पहली बात, जब भी आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ लेना है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, है ना, क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ें। क्वेश्चन को रीड करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि आपको किस कॉन्टेक्स्ट में जवाब देना है। क्वेश्चन जैसे है आपको उस अनुरूप जवाब देना है। साथ ही साथ
अपनी भाषा में लिखने का कोशिश करें। पूरी तरह से किताबी भाषा पर नहीं टिके रहें, अपनी भाषा पर लिखें और अपनी भाषा की शैली को थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए फॉर्मल तरीके से ही रखें, बहुत इनफॉर्मल ना बना दें, है ना। अब आइए समझते हैं कि हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची किसे कहते हैं और इनमें कौन कौन से विषय शामिल होते हैं। देखो बच्चों, 3 तरह की सूचियां होती हैं, आप जानते हो, है ना। एक होता है केंद्र सूची या तो संघ सूची, एक होता है राज्य सूची और एक होता है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची किसे कहते हैं? देखो हमने लिखा है कि सोमवती, टाइपिंग मिस्टेक, समवर्ती, है ना, ये नहीं होगा। समवर्ती सूची उन विषयों की सूची है जिनमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को होती है। मतलब ये हुआ कि जब वैसी सूची होती है, कानूनों की वैसी सूची, है ना, जिसपे कानून बनाने का अधिकार जो है वो किसका किसका है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ये जब दोनों मिल करके किसी विषय पे कानून बनाते हैं तो इसे किस सूची में रखा जाता है? तो इसे समवर्ती सूची में रखा जाता है। लिखा यह तीसरी सूची होती है, क्योंकि पहली और दूसरी कौन होती है? संघ सूची और राज्य सूची। लिखा जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के साझा अधिकार को वर्णन किया गया है। कहने का मतलब जिस वैसे सूची मतलब ये सारे वैसे विषय होते हैं जिसमें ये दोनों के जो है वो साझा अधिकार को दिखाया गया है, जिसमें आपका राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के अधिकार को उसमें वर्णन किया गया है। ऐसे को ही हम समवर्ती सूची में पढ़ते हैं। अब ये कौन कौन से हैं? तो इसमें आता है समाचार पत्र, है ना, इसके साथ साथ आपराधिक कानून, श्रम कल्याण, शिक्षा, बिजली, ड्रग्स और जहर, स्टैम्प ड्यूटी, पर्यावरण, ये सारी चीजें जो बच्चों ये कहाँ शामिल है? तो ये समवर्ती सूची में शामिल है, जिसमें हम देखते हैं कि केंद्र और राज्य दोनों मिल करके इस पे अपना काम करते हैं। इस तरीके से आपका ये पॉइंट भी क्लियर हो जाता है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI लगा लो, है ना, कि राजनीतिक दल किसे कहते हैं और उसके कार्य कौन कौन से। देखिए राजनीतिक दल किसे कहते हैं, सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो बहुत ही प्रॉपर तरीके से इसका आंसर लिखने का कला समझो। सबसे पहले आपको राजनीतिक दल क्या है, इसे आप 3-4 लाइन में या 2-3 लाइन में जितना हो सके आप उसका डेफिनेशन को पहले लिखिए। डेफिनेशन लिखने के बाद यहाँ पर आप एक लाइन छोड़ सकते हो अच्छा बनाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर आप ब्लैक पेन से या तो किसी भी तरह से बढ़िया से सजाते हुए आप लिखे इस तरीके से और पॉइंट वाइज फिर इसका आंसर लिखे। ये जो आंसर मैंने लिखा है ये हो सकता है यदि आपको 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ दे तो 3 नंबर में इतना लिखना बहुत होगा, लेकिन यदि यही क्वेश्चन आपका 5 नंबर में पूछ दे, 5 मार्क्स के लिए पूछ दे, तो आपको क्या करना होगा, इसे हेडिंग बना करके और इसे थोड़ा और एक्सप्लेन करना होगा। मैं समझाता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन है राजनीतिक दल क्या है, तो राजनीतिक दल क्या होता है सोचो। पॉलिटिकल पार्टीज क्या होता है, ये वे लोग होते हैं बच्चों, देखो ध्यान समझना। जैसे कि कोई एक पार्टी है, वो पार्टी कौन होगा, जब तक उसमें ढेर सारे लोग नहीं होंगे, नेता नहीं होगा, उसका सपोर्ट करने वाले कार्यकर्ता नहीं होंगे और उसको वोट देने वाले पब्लिक उसके साथ नहीं होगी तो वो बन ही नहीं सकता। पॉलिटिकल पार्टीज एक्चुअली में वैसे लोगों का एक समूह होता है जो चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ करके और जनता का समर्थन, उसका सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करते हैं। और क्या करते हैं, वो जो है सरकार पे अपना कंट्रोल बनाना चाहते हैं, सरकार पे अपना सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से ही चुनाव लड़ते हैं। तो आप आंसर कैसे लिखेंगे, समझ में तो आ गया है, अब आंसर कैसे लिखोगे। देखो हम लिखेंगे राजनीतिक दल वैसे लोगों का एक समूह होता है ना, या लोगों का एक वैसा समूह होता है जो क्या करेगा, जो चुनाव लड़ेगा और राजनीतिक सत्ता हासिल करने की कोशिश करता है, उसे क्या कहते हैं, राजनीतिक दल करते हैं, है ना। अब कहता है इसके कार्य क्या है, तो इसके कार्य निम्नलिखित है। ये भी आप लिखेंगे बहुत ही अच्छे से सजा करके लिखना है। और फिर लिखना है सबसे पहला ए नंबर में चुनाव लड़ना। चुनाव लड़ना लिखे करके आप इस तरह से उसे अंडरलाइन कर सकते हो, या तो अलग पेन है तो अलग पेन से इसे हेडिंग बना सकते हो और ऐसे करके इसे थोड़ा और आप डिस्कस कर सकते हो, इस पे और थोड़ा सा आगे लिख सकते हो। जैसे कि आप लिख सकते हैं कि राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और लोगों का समर्थन पा करके और अपना राजनीतिक सत्ता कायम करते हैं, ये आप लिख सकते हैं ना। तो चुनाव लड़ने के साथ साथ आप इधर लिख देंगे कि ये चुनाव लड़ते हैं और लोगों का सपोर्ट पा करके और सत्ता हासिल करने की कोशिश करते हैं, सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। आगे लिख दोगे, हो गया। अब अगला क्या है, योजनाएं और नीतियां बनाना। देखो बच्चों, जो भी राजनीतिक दल आता है उसका मुख्य काम होता है कि वो जनता यदि उसको चुनी है तो जनता के लिए अच्छी योजनाएं या अच्छी नीतियां बनाए ताकि जनता का कल्याणकारी काम हो सके। तो इसके बाद आप क्या लिखोगे, ये हेडिंग होगा आपका। इसके बाद यहाँ के बाद लिखेंगे कि चूंकि जनता ने अपने प्रतिनिधि के रूप में राजनीतिक दल के लोगों को चुना है, अतः राजनीतिक दल के लोग जो हैं वो जनता के लिए योजनाएं और नीतियां बनाकर और उसके कल्याण के लिए काम करते हैं, ऐसे लिख लोगे।
आपके पास लैंग्वेज बनाने की एक कला होनी चाहिए, जिसके बाद आप इस तरह से हेडिंग बना करके भी आप बहुत कुछ लिख सकते हो बच्चों। तो नीतियां और योजनाएं बनाना, इसका मतलब क्या समझ में आया? राजनीतिक दल के लोग लोगों के हित में या उसके कल्याण के लिए कल्याणकारी नीतियां और योजनाएं बनाती हैं, क्योंकि जनता ने ही चुन करके अपने प्रतिनिधि को सरकार में भेजा है। तो इस तरह से ये भी आप लिख लोगे, ठीक है। थर्ड, अब ये थर्ड नंबर का जो है, ये आपका कार्य कौन सा हो सकता है? औपचारिक बहस करना। देखिए, हम चाहे जितना मर्जी बहस कर लें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बहस वहां होती है जो कि लोकसभा, राज्यसभा या तो हमारे विधानसभाओं में होती है। कैसे? पूरा राज्य या पूरे देश में कैसे नीतियां बदलेंगी, बनेंगी, बिगड़ेंगी, इस पर औपचारिक बहस करने का काम हमारे राजनीतिक दल के होते हैं। हमारे बहस करने से कुछ नहीं होता है। हम जिस प्रतिनिधि को चुन करके भेजे हैं, उनकी ड्यूटी है कि वो बैठ करके और औपचारिक मतलब फॉर्मल बहस करें, उसके फ्लॉज और उसके प्रॉफिट्स एंड लॉस सब चीज को देखें, उसमें क्या कमी रह गई, मेरिट डिमेरिट सब कुछ देखें। उसके बाद एक बढ़िया सा पॉलिसी, एक बढ़िया सा योजना बनाए जो कि लोगों के हित में हो सके। इससे कहीं पर किसी को ऐसा फील ना हो कि ये हमारे लिए नहीं है या हमें उपेक्षित किया जा रहा है, ऐसा किसी को फील ना हो। इसीलिए हमें सबसे पहले इस पर औपचारिक बहस करने की आवश्यकता पड़ती है। मैंने बहुत डिटेल कर दिया। अब आप लिखेंगे कैसे? आप लिखेंगे, राजनीतिक दल किसी भी योजना को बनाते समय उस पर औपचारिक बहस करती हैं, ताकि किसी भी लोगों को उपेक्षित या तो अलग या तो अल्पसंख्यक होने का किसी तरह का मतलब उसके अंदर भावना उत्पन्न नहीं हो। इस तरीके से आप लिख देंगे। और लास्ट में बच्चों, विपक्षी दल के रूप में सरकार पर नियंत्रण बनाए रखना। अब जब हम राजनीतिक दल की बात करते हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ जो सत्ता में है, जो पावर में है, हम सिर्फ उसी राजनीतिक दल की बात थोड़ी ना कर रहे हैं। जो उसका विपक्षी दल है ना, जो उसका ऑपोजिशन पार्टी है, वो भी तो एक तरह का राजनीतिक दल है। तो आपको ये भी लिखना है। ये भी आप लिख सकते हैं कि ऑपोजिशन के रूप में या तो विपक्षी दल के रूप में एक जो राजनीतिक दल होता है, वो जो सत्ताधारी दल होता है, उसके ऊपर कंट्रोल बनाए रखता है, उसके ऊपर उसको मैनेज करता है। क्योंकि यदि ये विपक्षी दल ना हो तो सत्ताधारी जो है वो तो तानाशाही हो जाएगी। इसीलिए कहीं ना कहीं यही राजनीतिक दल विपक्षी दल के रूप में सत्ताधारी दल के ऊपर जो है वो नियंत्रण बना के रखती है। समझ में आ गया? इस तरह से बहुत ही बढ़िया से आपको पॉइंट बनाते हुए आंसर को एकदम डिटेलिंग कर देना है बच्चों। समझ में आ गया है? चले आगे बढ़ जाए। चलो बहुत बढ़िया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, याद रखना, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर। थर्ड नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपके, है ना। तो ये भी एक वीवीआई क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन है G77 क्या है? अब देखो, इसकी एक लंबी कहानी मैं सुनाता हूँ। देखो, हालांकि आप सभी ने अभी तक पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी हम आपको देखिए क्या है कहानी। ऐसा है कि बच्चों, अमेरिका में एक जगह है। अब अमेरिका से पहले थोड़ी बात कर लेता हूँ। 1929 का आपको याद होगा, महामंदी का दौर, है ना। 1929 में आया था महामंदी, ग्रेट रिसेशन। अब ये जो महामंदी का दौर था बच्चों, ये महामंदी के दौर में लगभग सभी देश जो है उनकी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। जहां पर आप देखते हो कि ब्रिटेन जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले बहुत ही अच्छी स्थिति में हुआ करता था, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है वो पूरी तरह से खराब हो जाता है। अमेरिका जो है उसकी स्थिति ठीक ठाक रहती है, लेकिन महामंदी के बाद उसकी भी स्थिति खराब हो जाती है। तो ये याद रखना है कि महामंदी का दौर जो कि 1929 वाली है, ये जो है 1929 से लगभग 1932-34 तक चलता है। ये इतना बड़ा महामंदी था कि लगभग विश्व के सारे देश जो हैं वो इसके चपेट में आ गए, और इसके वजह से सबकी जो वित्तीय स्थिति है वो खराब हो गई। अब इससे बचने के लिए अमेरिका में न्यू हैम्पशायर वहां पर एक जगह था, है ना। इस न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स संस्थान, ब्रेटन वुड्स, यहां पर बच्चों दो संस्था बनाई गई। एक का नाम था IMF और एक का नाम था IBRD, जिसे बाद में वर्ल्ड बैंक कहा गया। इन दोनों को बनाया जाता है। ये दोनों ऐसी संस्थाएं होंगी जो कि विश्व के सारे देश जो कि इस महामंदी से परेशान थे उसे लोन दे करके और उसे वित्तीय सहायता प्रदान करेंगी, है ना। इन सभी को वित्तीय सहायता प्रदान करके और उसे वापस पटरी पे लाने की कोशिश करेंगी। लेकिन देखा गया कि 1944 में जब ये दोनों का गठन हुआ, तो ये दोनों सिर्फ और सिर्फ विकसित देश, है ना, एक विकसित देश और एक औद्योगिक देश जहां पर बहुत अच्छे खासे उद्योग थे, ऐसे ऐसे देशों का ज्यादा हेल्प कर रहा है। अब सोचो, जो ऑलरेडी स्ट्रांग है, अच्छी स्थिति में है, सिर्फ इन्हें ये हेल्प कर रहे हैं,
जबकि बनाया गया था और बनाने का उद्देश्य यह था कि विश्व के सभी देश जो कि अल्प विकसित है या विकासशील है, इन सभी को हेल्प करके और उसकी वित्तीय स्थिति को सुधारने की कोशिश किया जाएगा। लेकिन जब ये IMF और IBRD जिसे बनाया गया था 1944 में, जब ये सब मिल करके भी और विकासशील और अल्प विकसित देश जो भी डेवलप हो ही रहे थे, ऐसे ऐसे देशों की हेल्प नहीं करते। जब उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है तो ऐसे ऐसे अल्प विकसित और विकासशील देश आपस में मिल करके और 1964 में जो है वो अपने आप को एक साथ जोड़ते हैं, एक साथ संगठित करते हैं और उससे बनता है G77। और ये G77 जो है वो एक दूसरे का हेल्प करते हुए, आत्मनिर्भर होने की कला को दिखाते हुए और ये G77 के रूप में एक अपने आप को संगठित करते हैं और अपनी अर्थव्यवस्था से को खुद से मैनेज करने की कोशिश करते हैं। इनका एक और उद्देश्य होता है कि ये संगठित होकर के और इनसे बात करें और इनसे बात करके और जो विकसित देश होते हैं वहां पर जाकर के हम अपने प्रोडक्ट को बेच सके। मतलब ये सारे कौन हैं? तो ये अल्प विकसित देश हैं और ये चाहते हैं कि हम बड़े बड़े देशों में जाकर के उसके ओपन मार्केट पे जाकर के हम अपने सामानों को बेचें ताकि हमारी अर्थव्यवस्था भी धीरे धीरे क्या हो तो बूस्ट अप करे। नहीं समझ में आया? और ये ऐसा इसलिए भी चाह रहे हैं क्योंकि जो विकसित देश हैं वो भी तो अपना सामान इन देशों में बेच रहे हैं जो अल्प विकसित देश हैं, तो ये भी चाहते हैं कि हम अपने सामानों को, अपने प्रोडक्ट्स को जो है विश्व के जो बड़े बड़े विकसित देश हैं वहां पर जाकर के बेचें। और इस तरह से ये जो है वो इनके साथ बराबरी का एक तरह से अधिकार चाहते हैं। तो ये अपने आप में तैयार हुआ आत्मनिर्भरता को दिखाते हुए समझ लीजिए ये अल्प विकसित और विकासशील देशों का एक समूह बनता है। अब आप पढ़िए, आपको सब समझ में आ जाएगा। लिखा है वैश्विक महामंदी के कारण 1944 में IMF, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, और IBRD, जिसका फुल फॉर्म होता है अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकासशील बैंक, मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। याद रखना है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, है ना, जिसे बाद में विश्व बैंक कहा गया। इसकी स्थापना अमेरिका के न्यू हैम्पशायर स्थित ब्रेटन वुड्स में किया गया था। इसीलिए IMF और IBRD को ब्रेटन वुड्स का जुड़वा संतान भी कहा जाता है। बच्चों याद रखना, क्या? ट्विंस ऑफ ब्रेटन वुड्स, मतलब ब्रेटन वुड्स का जुड़वा संतान किसे किसे कहा जाता है? तो IMF और IBRD को। इन दोनों की स्थापना हो गई। लेकिन अच्छा, इसका उद्देश्य था कि सभी देशों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना था। लेकिन ये दोनों जो है, ये दोनों IMF और IBRD, ये सिर्फ विकसित और औद्योगिक देशों के लिए ही कार्य करती रही। ऐसी स्थिति में सभी विकासशील और अल्प विकसित देशों ने मिलकर के 15 जून 1964 में क्या बनाया? तो G77 बनाया। ये आपस में संगठित होकर के और G77 बनाया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था बच्चों G77। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लगातार जो है बोर्ड्स में ये रिपीट हो रहे हैं, तो इसे बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अब एक क्वेश्चन आता है आपके सामने कि जर्मनी का एकीकरण क्या है। देखिए, जर्मनी का एकीकरण का नेतृत्व सबसे पहले याद रखना है कि ये ऑटो वॉन बिस्मार्क के नेतृत्व में किया गया, जो कि प्रशा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। तो ये बिस्मार्क कौन था? तो विलियम प्रथम के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अच्छा, बिस्मार्क जो है वो जर्मनी संघ का एकीकरण के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। मतलब जर्मनी को एक करने की जो प्रक्रिया थी, इसमें जो आंदोलन का नेतृत्व था, ये किसने किया है? तो याद रखना, ओटो वन बिस्मार्क। इसका पूरा नाम ओटो वन बिस्मार्क था। 7 वर्षों में ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ, फ्रांस से 3 युद्ध हुए और फाइनली किसकी जीत हो गई? तो प्रशा की जीत। तो लास्ट युद्ध याद रखना है फ्रैंको प्रुशियन वॉर, है ना। हमने आज ही पढ़ा है MCQ में कि फ्रांस और प्रशा के साथ में लास्ट युद्ध होता है और 7 सालों तक लंबे युद्ध के बाद जो है वो एकीकरण पूरा हो जाता है। एकीकरण पूरा होने के बाद क्या हुआ? जनवरी 1871 में एकीकरण पूरा होता है। ये भी याद रखना है, 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूरा होता है। जनवरी 1871 में वर्साई में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। तो 1871 जब प्रक्रिया पूरी हो गई तो याद रखना एक समारोह बुलाया गया। कहां पर? तो वर्साई के महल में। ठीक है, वर्साई का महल जो कि फ्रांस में है, यहाँ पर एक समारोह ऑर्गेनाइज किया गया और वहां पर जो पूरे विलियम प्रथम जो थे, जो प्रशा के राजा हुआ करते थे, उसको जो है सो पूरी एकीकृत जर्मनी, जो बाद में और भी देश जो कि आपका कहाँ गया?
ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, इनसे युद्ध होकर के इसके जो इलाके थे इसको भी जोड़ दिया गया प्रशा के साथ और सभी को एकीकृत जर्मनी का नाम दिया गया। और इस जर्मनी का जो टोटल राजा है वो किसको बना दिया गया बच्चों? तो ये जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया किसको? विलियम प्रथम को। ठीक है ना। इसके बाद 18 जनवरी 1871 में जर्मन राज्य के राजकुमार, सेना के बहुत सारे प्रतिनिधि, बिस्मार्क के समेत कई मंत्रियों की बैठक शीश महल में की गई, है ना। शीश महल में हुई, जहां पर काइजर विलियम प्रथम ने नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की। तो बच्चों याद रखना, सबसे पहले इसको विलियम प्रथम को राजा बना दिया गया, उसके बाद शीश महल में बहुत सारे लोगों की बैठक हुई और उन्होंने एक नया जर्मन साम्राज्य के बारे में घोषणा कर दिया कि आज के बाद जो प्रशा है उसके साथ ही इन सभी का जो जीता हुआ एरिया है इन सबको मिला करके और हम इसे जर्मनी का नाम देते हैं। इस तरह से नए राज्य ने जर्मन की मुद्रा बनाई, बैंकिंग व्यवस्था लाया और कानूनी व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था पे अच्छे से जोर देते हुए एक अच्छा सुदृढ़ राष्ट्र बनाने की कोशिश किया। तो इस तरह से 1871 में वोटो वन बिस्मार्क और विलियम प्रथम ने मिलकर के जर्मनी को एकीकृत कर दिया बच्चों। ठीक है, तो ये था आपका कहानी जर्मनी का एकीकरण का। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि पिछले साल भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो प्रीवियस ईयर को भूले नहीं, उसे भी आप देखते रहे। क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। ये क्वेश्चन आ जाता है आपका ज्योग्राफी से कि कृषि का क्या महत्व है बताना है और कृषि की विशेषताओं को डिटेल में लिखिए या प्रकाश डालिए। देखो, कृषि जो होता है बच्चों ये भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है। आप जानते हैं आज भी यहाँ पर ज्यादातर लोग जो है वो कृषि से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि की वजह से आज भी बनी हुई है। हालांकि समय बदल रहा है और ज्यादातर लोग जो है वो कृषि से मूव कर रहे हैं, क्योंकि कृषि कहीं ना कहीं मौसम के ऊपर डिपेंड रहने वाला चीज है, लेकिन आज हम उसको भी कंट्रोल करते हुए और बड़े लेवल पे आज भी कृषि बहुत लेवल पे हो रही है। तो याद रखना कि ये कृषि जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। इससे देश के अधिकांश जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध हो जाता है ना। खाद्यान्न का मतलब खाने लायक जो अनाज होता है ये उपलब्ध होता है, जिससे लोग जीवित रह पाते हैं। यही जो है वो द्वितीयक उद्योगों के लिए प्राथमिक उत्पाद भी उपलब्ध करवाता है। आपको अभी भी पढ़ाया है द्वितीय क्षेत्र में कौन आता है? निर्माण वाला। और निर्माण कहां से आता है? तो याद रखना कृषि या तो नेचुरल चीज से ही आता है। तो कहीं ना कहीं यही जो कृषि है इससे बहुत सारे फैक्ट्री को कच्चा माल मिल पाता है। जैसे कि मान लो कोई फर्नीचर बनाती है तो उसे कृषि की वजह से या तो लकड़ी जो होती है वो यहीं से मिल पा रहा है। ठीक है, कोई मान लो चीनी है, चीनी बनाने वाली फैक्ट्री है तो उसको शुगर केन जो गन्ना है वो कहां से मिलता है? कृषि से मिलता है। कोई मान लीजिए कि कोई राइस मिल है या तो कोई आटे बनाने वाली कंपनी है, ये सब जो है बच्चों ये सब कहीं ना कहीं कृषि से जुड़ी हुई है। तो याद रखना है ये जो भी है ये प्राथमिक उत्पाद जो है वो उपलब्ध कराता है किसके लिए? तो द्वितीय क्षेत्र के जितने भी उद्योग हैं उनके लिए। अब बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय कृषि की क्या क्या विशेषता है। जो भारत में कृषि होती है ये इसकी विशेषता क्या है? भारत में जो कृषि हो रही है इसकी क्या खास बात है? देखो, सबसे पहले तो कुल कृषि उत्पादन में 80% भाग खाद्यान्न का होता है। जितना भी कृषि हो रहा है इसमें 80% भाग खाद्यान्न का होता है। मतलब ये अन्न होता है जो लोगों को खिलाने के लिए काम आता है। इतना सारा पॉपुलेशन, फिर भी यहाँ पर कृषि जो है वो हमें आज भी बचाए हुए है बहुत अच्छे से। क्यों? क्योंकि खाद्यान्न उपलब्ध हो रहा है और 80% से ज्यादा खाद्यान्न हम भारत में ही उगा पा रहे हैं। जलवायु विषमता के कारण कई प्रकार की फसलें हो जाती है। जलवायु विषमता का मतलब यह हुआ कि यहाँ पे ठंडी, गर्मी, बरसात सब कुछ होता है, जिस वजह से खरीफ फसल, जायद फसल और रबी फसल हर तरह की फसलों को हम बो करके और उसे उपजा सकते हैं। कृषि की नवीन तरीके को अपना करके और बढ़ती जनसंख्या के लिए भी हम खाद्यान्न को उपलब्ध कराने में आज सक्षम है। कहने का मतलब इतने तेजी से जनसंख्या बदल रहा है, समय बदल रहा है और लोग जो है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग काम में जुड़े हुए हैं। जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रहा है, फिर भी हम उस जनसंख्या को आज खाद्यान्न उपलब्ध करा पा रहे हैं। ये भारतीय कृषि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण हमें देखने को मिलता है। ये इतना सक्षम है, इतना काबिल है भारतीय कृषि, भारत के लोग, भारत के किसान, कि वो इतना सारा पॉपुलेशन को भी खाद्यान्न उपलब्ध करा पा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो भुखमरी जैसी स्थिति जो है वो भारत में बन सकती थी यदि भारत की कृषि फेल हो जाती है ना बच्चों। तो कहीं ना कहीं ये जो किसान है वो हमारे ऊपर समझ लीजिए कि बहुत बड़ा एहसान कर रही है कि आज हमारे पास खाद्यान्न कम से कम उपलब्ध है। महंगा है वो सेकेंडरी मटेरियल है, लेकिन सोचो आपके पास होता ही नहीं तो क्या होता है ना। तो कृषि कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत को संभाल के रखे हुए है।
तो ये था भारतीय कृषि का महत्वपूर्ण पहलू। अब बच्चों हम लोग आ जाते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन, जो कि ये है। ये कोई एक क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन का एक ग्रुप है, और ये क्वेश्चन 100% आता है ज्योग्राफी में कि बताइए अलग अलग तरह की फसलों के लिए मुख्य भौगोलिक परिस्थिति के बारे में आपको बताना है। तो आइए एक बार में हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो, चावल की खेती के लिए बात करें कि चावल की खेती के लिए मुख्य भौगोलिक स्थितियां लिखिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर में एक लाइन लिखना है कि चावल की खेती के मुख्य भौगोलिक परिस्थितियां हो सकती है। सबसे पहला पॉइंट में आप लिखिएगा कि चावल एक खरीफ फसल होता है। ठीक है, ऐसे करके आपको आंसर बनाना है, एकदम लाइन पॉइंट वाइज बनाना है कि चावल क्या होता है, एक खरीफ फसल है। दूसरा, चावल की खेती 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक में और जलोढ़ मिट्टी में होती है। दूसरा पॉइंट हो गया। तो एक मिट्टी, एक टेम्परेचर और एक कौन सा फसल है ये। तीसरा, इसके लिए वर्षा एवरेज 100 सेंटीमीटर चाहिए ही चाहिए, है ना, क्योंकि ये खरीफ फसल है तो बारिश में होगी, और बारिश में इसको पानी की आवश्यकता बहुत होती है चावल की खेती में। तो इसको वर्षा कितनी चाहिए, 100 सेंटीमीटर से ज्यादा। ये कहाँ होता है मुख्यतः, तो पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु और हरियाणा वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है क्या, तो चावल। तो पश्चिम बंगाल इसमें मुख्य है, याद रखना, जहां पर बारिश अच्छा खासा होगा वहां पर चावल की खेती अच्छी खासी होगी। तो बच्चों हर एक लाइन एक नया क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा क्या है, गेहूं। बताना है कि गेहूं जो है, गेहूं के लिए मुख्य भौगोलिक परिस्थिति क्या हो सकता है। सबसे पहली बात, यह एक रबी फसल है। दूसरा क्या बताएंगे आप, तो दूसरा आपको यह बताना है कि ये होने के लिए, गेहूं की फसल होने के लिए आपको 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए। तीसरा, इसके लिए जो वर्षा चाहिए बच्चों, ये 50 से 75 सेंटीमीटर चाहिए, और ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार वाले इलाके में सबसे ज्यादा होता है गेहूं के फसल। ठीक है ना, तो इस तरह से आप हर एक का एक सटीक आंसर बना सकते हैं। तीसरा है मक्का। मक्का का मतलब समझते हो ना, है ना, एक तरह का मोटा अनाज है मक्का। इस पे हिस्ट्री पे एक क्वेश्चन बनता है, कॉर्न लॉ, जाके पढ़ लेना, है ना, ब्रिटेन से संबंधित है। तो बताना है कि मक्का जो है, ये जो मक्का है, इस मक्का के बारे में आप क्या लिखोगे। सबसे पहली बात, ये बारिश में होता है तो खरीफ फसल है ना। इसका टेम्परेचर 21 से लेकर के 27 एवरेज चाहिए। उथली और काली मिट्टी में होता है, ये भी याद रखना है। काली मिट्टी में कपास भी याद रखना है, और काली मिट्टी में आपका मक्का भी हो जाता है। ठीक है, और 50 से 100 सेंटीमीटर की इसमें बारिश चाहिए। कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जो है वो लीडिंग ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर आपका मक्का की खेती सबसे ज्यादा होता है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चाय के बारे में जब हम बात करते हैं तो चाय एक कैसा, चाय जो है ये, इसका रोपण कृषि होता है ना, मतलब रोपण कृषि के अंतर्गत ये आ जाता है, याद रखना है आपको। इसके बाद इसके लिए तापमान चाहिए आपको 20 से लेकर के 30 तक। ठीक है, ह्यूमस और जीवांश युक्त ढालू भूमि में होता है। सबसे ज्यादा होता है असम में, ये आपको पता होना चाहिए। असम में चाय की खेती सबसे ज्यादा होता है, और असम में इस तरह से ढलान नुमा खेती चाहिए आपको, ढलान नुमा, ताकि पानी यहाँ पर अटके नहीं। पानी जो है वो वहां पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रोपण कृषि होता है और ढाल नुमा भूमि पे होता है। बारिश चाहिए आपको 150 से 200 सेंटीमीटर, अच्छी खासी बारिश चाहिए, लेकिन बारिश रुका हुआ नहीं होना चाहिए, है ना, उसके जड़ के पास पानी रुका हुआ नहीं होना चाहिए, और मौसम नमी वाला होना चाहिए, ह्यूमस होना चाहिए। ऐसे समय में आपकी चाय की खेती हो सकती है। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरला, इन सभी जगहों पे आपको क्या देखने को मिलता है, चाय की खेती। सबसे ज्यादा कहां, तो असम में, उसके बाद पश्चिम बंगाल में, इन जगह पे थोड़े से कम होते हैं। आगे बात करते हैं कपास का मतलब कॉटन या सूती। ये एक खरीफ फसल है, मतलब बारिश के मौसम में होगा। 21 से 25 के बीच में काली मिट्टी में होता है। तो मैंने अभी भी आपको बताया कि कपास जो है वो काली मिट्टी में होता है। 100 सेंटीमीटर की ऑलमोस्ट बारिश चाहिए, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र। इसीलिए आप पढ़े भी होंगे, सबसे पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ खुला था, 1854 बंबई, है ना, 1854 कहाँ, बंबई बच्चों, मतलब महाराष्ट्र, मुंबई को ही बंबई कहा जाता था पहले। तो कहीं ना कहीं कपास उस एरिया में सबसे ज्यादा होता है, इसलिए कॉटन मिल सबसे पहले वहीं खोला गया। तो कपास जो है ये सबसे ज्यादा कहाँ, महाराष्ट्र। उसके बाद मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका वाले क्षेत्र जो है, आप यदि मैप पे देखने की कोशिश करें इस तरह से, साउथ इंडिया यदि हम इस तरह से बना दें, है ना, ऐसा, तो ये जो भाग होता है दक्कन का ट्रैप, ये वाला भाग जो है, यहाँ पर अच्छा खासा आपको कपास की खेती देखने को मिल जाता है, गुजरात और थोड़े राजस्थान वाले साइड में। ठीक है, तो ये जो एरिया है यहाँ पे कपास अच्छा खासा होता है। ठीक है, बढ़ जाए आगे, चलो अब बात करते हैं गन्ना का मतलब ईख, जिसको आप क्या बोले, गन्ना ही बोलो, क्या बोलोगे, शुगर केन। ठीक है, यहाँ पर इसका भी रोपण कृषि होता है। इसके लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए। जलोढ़ मिट्टी, देखो जलोढ़ और काली मिट्टी
ऐसे एरिया में गन्ना होता है जहां पर जलोढ़, अच्छा जलोढ़ मिट्टी कहाँ होता है, जहां पर नदी होता है, नदी के द्वारा बहा करके लाए गए अवक्षेप से ये जो जलोढ़ मिट्टी है ये तैयार होता है। जलोढ़ मिट्टी बच्चों दो तरह का होता है, पढ़े हो आप लोग, जलोढ़ मिट्टी देख लेना ध्यान से, जलोढ़ मिट्टी दो तरह का होता है, एक का नाम होता है खादर और एक का नाम होता है बांगर, है ना। खादर जो होता है ये नई मिट्टी को कहा जाता है और बांगर जो होती है पुरानी मिट्टी को कहा जाता है। मतलब नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए जो मिट्टी होती है उसमें यदि केवल कंकड़ वगैरह बन जाए, पुरानी मिट्टी बन जाए तो वो बांगर कहलाता है, और यदि उसमें नया नया मिट्टी के गुण हो, ज्यादा उपजाऊ मिट्टी हो तो ये खादर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी इन दोनों के मिक्सिंग वाली जो क्षेत्र होते हैं वहां पे गन्ना सबसे अच्छा होता है। 75 से 100 सेंटीमीटर की बारिश होती है और उत्तर प्रदेश आपका लीडिंग स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा गन्ना देखने को मिलता है ना। उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक वगैरह सारा है। ठीक है, चलिए सबसे लास्ट में हम बात कर लेते हैं। सबसे लास्ट में आपके सामने है रबर। रबर के लिए सबसे फेमस केरला। ठीक है, केरल, केरल सबसे लीडिंग स्टेट है जहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, तो आपको रबर की खेती देखने को मिलता है। यह भी एक रोपन कृषि है, 25 से 35 डिग्री का सेल्सियस चाहिए। ह्यूमस यहां पर भी देखना है, पूरे जो हवा है उसमें नमी होनी चाहिए और जीवांश युक्त आपके मिट्टी होनी चाहिए। मिट्टी भी थोड़ा भुरभुरा होना चाहिए और उसमें जीवांश मतलब अच्छा खासा आपका समझ लीजिए क्या होना चाहिए, तो खाद के कण होने चाहिए। हालांकि केमिकल बेस्ड जो है वो खाद नहीं होना चाहिए, है ना। ये सारी चीजों का हम ध्यान रखें। वर्मी कंपोस्ट वगैरह होना चाहिए, चलेगा। तो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमस के साथ साथ जीवांश युक्त मिट्टी होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको 200 सेंटीमीटर की बारिश चाहिए और केरला लीडिंग स्टेट है जहां पर आपका ये रबर की खेती होती है। साथ ही साथ तमिलनाडु, अंडमान निकोबार याद रखना है। इसके साथ साथ मेघालय के कुछ हिस्सों में जो है वो आपका रबर की खेती हो जाती है। तो इस तरीके से बच्चों ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अपने आप में क्वेश्चन का एक ग्रुप है ना। ढेर सारा, कितने क्वेश्चन आप तैयार कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 क्वेश्चन जो है वो सिर्फ एक स्लाइड से आपका बन जाता है। और एक क्वेश्चन तो आता है किसके, भौगोलिक परिस्थितियां लिखो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या बनता है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट आपका बनता है गेहूं, उसके बाद आपका चाय, ये दोनों बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। इसके साथ साथ सेकेंडरी नंबर, पहले नंबर पे तो हम इसे रखना चाहेंगे, दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं चावल को, कपास को, है ना, दूसरे नंबर पे ये सब थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है लेकिन है। और फिर तीसरे नंबर पे आप देखें मक्का को देखें और इन दोनों को देखें। ठीक है, इस तरह से, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आने के चांस, प्रोबेबिलिटी आपका ज्यादा है कि आप गेहूं को और चाय को सबसे पहले पढ़े, उसके बाद आप चावल को भी देख सकते हैं, उसके बाद कपास। ठीक है, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसा कह रहा हूं कि आपके एग्जाम को लेकर के ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। चलिए तो बच्चों फाइनली हम लोग आज के इस क्लास को कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए अब ये क्लास हो चुका है कंप्लीट और उम्मीद है कि आप लोग को आज का ये क्लास बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। उम्मीद करते हैं कि सब्जेक्टिव को लिखने, समझने और बताने का तरीका जो है वो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा और आप इस तरह से फॉलो करेंगे ताकि आपके आंसर्स बूस्टअप हो सके, आपके मार्क्स अच्छे आ सके। चलिए तो इस तरह से हम लोग आज कोशिश किए हैं कि हम लोग अपने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को थोड़ा सा और बेहतर मोड पे ले चले, है ना, थोड़ा सा और रैंक अप कर सके। और इस तरह से आज हम लोगों ने एसएसटी के इन सारे पोर्शंस को कवर किया है। उम्मीद है आपको मजा आया होगा, समझ में आया होगा, आपको एमसीक्यू और सब्जेक्टिव दोनों पोर्शन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। चलिए तो मिलते हैं बच्चों अब अगले क्लास में फिर से एक शानदार क्लास के साथ। तब तक देखते रहे, जुड़े रहे और अपनी तैयारी को हमेशा नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का प्रयास करते रहे। यही वो टाइम है जिसमें आपका एग्जाम आपसे सबसे ज्यादा मेहनत मांगती है। साल भर के मेहनत सिर्फ आपके कुछ दिनों के मेहनत में तब्दील हो जाने वाला है। इसीलिए याद रखना कि अभी की मेहनत जी तोड़ होनी चाहिए। इसीलिए जुड़े रहिए, लगे रहिए, लगनशील होकर के काम करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, पढ़ते रहिए और बस खुश रहिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए और जुड़े रहिए गुरुकुल साथी के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।